और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर यह है कि गोल्ड का भाव 32,100 रुपए के नीचे आ गया है। 200 रुपए तक की गिरावट इस वक्त दिख रही है। चांदी में करीब 450 रुपए की गिरावट आ चुकी है। 37,500 रुपए के नीचे है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। और इसके अलावा रुपए में जो रिकवरी आई है उसका भी इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं मार्केट के ऊपर। $1 का भाव 69 के नीचे आ गया है। ये कुछ डेवलपमेंट है जिसका इम्पैक्ट आप मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं मेटल की। बेस मेटल्स में कमजोरी है और निकेल 900 रुपए तक फिसला है। 1% से ज्यादा की कमजोरी। कॉपर 445 के नीचे करीब 1% की कमजोरी। लेड में भी कमजोरी है, तो उसका इम्पैक्ट हमने मेटल मार्केट के ऊपर देखा है। ग्वार में प्रॉफिट बुकिंग है, 4500 के नीचे आया है भाव, करीब 1% नीचे है। और इसके अलावा अगर बात करें एक और महत्वपूर्ण खबर की तो लेकिन क्रूड इस बीच आपको बता दें कि क्रूड में गिरावट बढ़ गई है। 4400 तक कच्चे तेल का भाव फिसल चुका है। और अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 70 लाख बैरल बढ़ा है। उसका इम्पैक्ट आज आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। 51 रुपए नीचे एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त ट्रेड कर रहा है। पांचवी खबर मानसून को लेकर आईएमडी को पूरा भरोसा है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। और ये कहा है कि अल नीनो कमज़ोर हो गया है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मानसून के ऊपर दिखेगा नहीं, तो ये दावा किया जा रहा है। लेकिन स्काईमेट जो कि एक निजी एजेंसी है, स्काईमेट का ये मानना है कि इस साल सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी। तो ये 5 खबरें, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, स्वागत है आपका। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही। गोल्ड में तो गिरावट आ गई है, वो अप्रैल वाला फार्मूला आपका अभी भी है? बिल्कुल नितिन, मुझे लगता है अप्रैल वाला फार्मूला अभी भी कंटिन्यू है। नो डाउट ये हमने एक कंसोलिडेशन देखा है कि 32,000 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 32,300 के ऊपर। यहाँ इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो 1300 के ऊपर बिल्कुल गोल्ड डटा हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में जिस ढंग से रुपए में हमने एक मजबूती वापस लौटते हुए देखी, इस बार हमने देखा 69-90 तक भी फ्यूचर्स गया था, बट वो रिटेन नहीं कर पाया। तो ओवरऑल मुझे लगता है रुपये में जो हमने मजबूती देखी है वो कहीं ना कहीं मेजर कारण है। डोमेस्टिक मार्केट पे गोल्ड पे गिरावट आई थी, बट ओवरऑल मुझे लगता है 32 से लेकर 32,350 का जो रेंज है वो इंटैक्ट रहेगा। आज शाम में नॉन फार्म के भी जॉब डेटा भी है यूएस साइड से, वो कहीं ना कहीं खराब आते हुए दिखाई दे रहे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के सेशन में 32,000 के लो पे गोल्ड बाय करना चाहिए। ऊपर में 32,250 से 300 तक का लेवल फिर से देखने मिल जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 32,300 तक का लेवल आपको गोल्ड में एक बार फिर से दिख सकता है, यानी जो गिरावट आई है गोल्ड में उस गिरावट पर आप बाइंग की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, ये राय आप गोल्ड के ऊपर दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड को लेकर अजय जी क्या व्यू है आपका? मुझे लगता है क्रूड एक कंसोलिडेशन फेज में फिर से जा चुका है। जिस ढंग से हमने ओपेक मंथली रिपोर्ट आनी है उससे पहले मार्केट एक सीमित दायरे में। नो डाउट आज की जो गिरावट अभी हम जो देख रहे हैं 50 रुपए की, वो बेसिकली रुपए की वजह से ज़्यादा है। तो जब तक नीचे में मुझे लगता है कि 4370 का इमीडिएट सपोर्ट है, जब तक 4370 का लेवल नहीं तोड़ता है, प्राइजेस का जो दायरा रहेगा 4400 से 4480 का रहेगा। तो आज के लिए मुझे लगता है कि क्रूड को लेके चलना चाहिए 4480 के टारगेट के लिए। तो क्रूड में बाइंग की कॉल 4480 के टारगेट के लिए 4370 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में निकल आपको कैसा लग रहा है? मैंने पूरे बेस मेटल में हमने एक कंसोलिडेशन देखा। कल के सेशन में भी कॉपर ऑपर में भी हमने जंप जरूर आते हुए देखा, बट सस्टेनेबल नहीं है। तो आई थिंक जो फंडामेंटल्स है काफ़ी मिक्स है। खास करके अगर निकल की बात करें तो हमने देखा है कि हिस्टोरिकली भी अगर 900 का लेवल देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक 900 का लेवल मेंटेन है, आई थिंक मार्केट में एक बुलिश टोन कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक आज और कल के आउटलुक के लिए लिया जाए तो 900 पे लेना चाहिए। 925 तक का जंप हम देख रहे हैं निकल में देखने मिल जाएगा। 925, हाँ जी, ठीक है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की, और एग्री में बात करते हैं कोरिएंडर की। कोरिएंडर में हाल के दिनों में बड़ी तेजी हमने देखा है, तो क्या ये तेजी अभी थम गई है, ये मानकर चलें अजय जी? बिल्कुल, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, हमने 6200-6300 पे हमने एक व्यू रखा था कि जिस ढंग से फंडामेंटल में मजबूती है वो कहीं ना कहीं पहला जो लेवल दिखाई दे रहा था वो 7100 से 7200 तक का था, वो ऑलमोस्ट पूरा अचीव हो चुका है। डेट डजंट मीन्स कि फंडामेंटल कुछ चेंज हो गए हैं तो हम बेच के चले। यहाँ से भी मुझे लगता है और फर्दर तेजी मिल सकती है, बट एज ऑफ नाउ जो हमने 1000 पॉइंट की रैली देख चुके हैं पिछले 1-1.25 महीने में, तो यहाँ पे एक टेक्निकल एक पुल बैक दिखा सकता है काउंटर पे। तो मेरी सलाह रहेगी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 7360 का, यहाँ पे बेच के चलना चाहिए।
चाहिए। इनिशियल टारगेट मुझे लगता है 7,000 7,050 तक का लेवल एक बार दिखाना चाहिए। मे बी ये एक्सटेंड होकर 6,850 जिस ढंग से आज IMD ने अपडेट दी है तो अगले सीजन के हिसाब से। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि काउंटर फंडामेंटली काफ़ी बुलिश है, बट टेक्निकली एक ड्रॉप आना चाहिए कम से कम 250-300 पॉइंट का। उस ड्रॉप के लिए मेरी सलाह रहेगी बेच के चलना चाहिए। ओके, और आपकी पांचवी कॉल? मुझे लगता है पांचवी कॉल कॉटन ऑयल सीड केक की है। जिस ढंग से हमने पिछले 1.5 महीने में 1900 रुपये से ये प्राइजेस को करीबन 2450 का भी लेवल तोड़ते हुए देखा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 2400 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जो फंडामेंटल थे ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट हो गए हैं, तो टाइमिंग मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग काउंटर पर दिखा सकता है। करंट मार्केट से अगर बेचा जाए तो आई थिंक एक डाउन साइड टारगेट रहेगा 2350 का। 2350 के टारगेट के लिए बेचना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं 2350 के टारगेट के लिए आप कॉटन सीड केक बेचकर चलें, 2440 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिकवाली की राय। तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है पुष्कर का, नीमच से। पूछिए पुष्कर। जी सर, मेरा सवाल अजय केडिया जी से सिल्वर पे है। सिल्वर में लॉन्ग टाइम के लिए कहाँ से बाइंग करना चाहिए? बताइए अजय जी। देखिए, चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंडरटोन है। अगर हम रेशियो की बात करें तो 85 के इर्द गिर्द इस बार घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है ये हिस्टोरिकल लेवल है। तो गोल्ड के मुकाबले चांदी काफ़ी सस्ती है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट में और कंसोलिडेशन रहेगा। 36 से 37 का जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करके एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉप लॉस 34,500 का रहेगा। एज ऑफ नाउ पहला जो हर्डल आ रहा है वो 42,000 का है और वो तोड़ देता है तो आई थिंक 47 से 48 मिल जाएगा, बट अवधि इनको 1.5 से 2 साल की रखनी पड़ेगी। अगला सवाल है प्रदीप का, मुरैना से। पूछिए प्रदीप। सर, सिल्वर में मैंने बाय कर रखा है। सिल्वर ऊपर तक कहाँ तक का मार्केट मूवमेंट कर सकता है? चांदी का भाव ऊपर में कहाँ तक जा सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है, बताइए। देखिए, रिसेंटली हमने देखा मल्टीपल ऑफ टाइम मार्केट 38, 100, 200 तक जाता है, वहाँ से वापस यू टर्न कर जाता है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जो दायरा है वो 37, 200 से लेकर 38, 200 का है। आज के शाम में यूएस से हम जॉब डेटा देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं ख़राब दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक शाम के सेशन में इनको एक जंप मिल जाएगा जो 850, 900 तक का रहेगा। बट मैक्सिमम एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक 38, 200 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज नहीं आता है, मार्केट ये दायरे में ही ट्रेड करेगा। ओके, ठीक है। अगला सवाल है धर्म का, ओडिशा से। पूछिए धर्म। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज जो जिंक ने इतना फ्लिकर मारा है 233.65 का, शंघाई मार्केट नॉर्मल है, इंडिया में ऐसा क्यों हुआ है? मतलब इसके पीछे रीजन जानना चाह रहा हूँ। मुझे इसकी वजह से 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल क्या इसकी कोई भरपाई हो सकती है MCX के थ्रू? मुझे रीजन जानना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि ऐसा क्या हो गया कि इतना स्पाइक जिंक में। अजय जी, कुछ कारण आप ढूंढ पा रहे हैं? इनका सवाल बिल्कुल जायज है। नहीं, बिल्कुल जैसे ये स्पाइक किया था हमने भी ना काफ़ी टर्टलने की कोशिश की। इंटरनेशनल में LME, संघाई सब जगह वहाँ मार्केट हमने काफ़ी स्टेबल होते हुए देखा। इनफैक्ट कोई मेजर न्यूज़ भी नहीं है। हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हम जानते हैं कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ओवरऑल तो हमने ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है। तो आज की जो स्पाइक है वो मुझे लगता है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड या ऑल्गो रहता है जहाँ पे हम कुछ मिस्टेक, गलती का कोई ट्रेड पड़ा होगा उसके से, क्योंकि उसके बाद वापस प्राइजेस नीचे आ चुके हैं। नो डाउट अभी भी थोड़े बहुत फंडामेंटल के सबसे पॉजिटिव दिखा रहे हैं, बट जो स्पाइक है वो मुझे लगता है ऑल्गो या हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड की वजह से ये स्पाइक आया था। एल्गो की वजह से? बिल्कुल, अगर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड है, अगर कहीं पे लिक्विडिटी का इशू है, कुछ स्पाइक्स नहीं मिले, नहीं कुछ ट्रेड्स नहीं मिले, तो जनरली स्पाइक्स आ जाते हैं, क्योंकि बाकी कोई कमोडिटी में कहीं पे भी कुछ इवेंट नहीं। एल्गो वालों को क्यों ऐसा लगा कि जिंक में अभी तेजी रहेगी और अचानक बाय कर लिया? नहीं, एल्गो में क्या होता है कि एक स्ट्रेटजी आपकी रन हो रही है, अगर सपोज उनको करस्पॉन्डिंग अगर बीट्स नहीं मिलती है तो वो नेक्स्ट बीट्स को कंटिन्यू ट्रेड करते हुए चलते हैं, तो वहाँ पे एक स्पाइक होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें कोई गड़बड़ी की भी आशंका रहती है क्या? गड़बड़ी की नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जनरली एक स्ट्रेटजी के ऊपर प्ले होता है। तो अगर वो कंटिन्यूस बीड उनको नहीं मिल रही है तो सिस्टम है, तो सिस्टम कंटिन्यू वो ट्रेड करता रहेगा। अच्छा, वैसा है। अच्छा, ठीक है। ये वजह अजय जी आपको बता रहे हैं कि जिंक में क्यों आपको आज अचानक इतनी तेजी दिखी। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है अनीश का। पूछिए अनीश। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, मैंने 194 पे एक लॉट नेचुरल गैस पे रखा है। 194 पे? हाँ, और दूसरा है कैस्टर सीड पे, क्या करना चाहिए? 194 पे सेल किया है आपने? नहीं, बाय कर रखा है। ओके, 194 पे आपने बाय किया है। ओके, बताइए अजय जी क्या करें?
पिछले 15 दिन की अगर बात करें तो प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 183, 182 के नीचे नहीं जा पा रहा है और इंटरनेशनल के हिसाब से भी देखें तो $3 के नीचे ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जो वैल्यूएशन वाइज देखें तो आई थिंक प्राइस शुड बी अराउंड 194, 95 ओनली। बट जिस ढंग से रुपये में भी मजबूती आई है तो गैस पे भी थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, तो आई थिंक इनको कंटिन्यू बने रहना चाहिए। आई थिंक ऊपर में 92, 93 का इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई देता है, वहाँ तक प्राइजेस दिखाए। आज शाम को इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है, बट ओवरऑल लगता है कि 191, 192 तक का स्पाइक देखने मिल जाएगा इनको। ओके, ठीक है। अगला सवाल है अशोक का। पूछिए अशोक। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए सर आज जिंक में बहुत गड़बड़ी हो गई है सर। 22 से बेचा हुआ है, 224 से 2 लॉट। तो अभी क्या करें, एग्जिट हो जाए या बने काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं जी। क्या नहीं एक्सचेंज को क्या देखना चाहिए क्या इसके ऊपर? मतलब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ जानने के लिए कि अचानक अगर मार्केट इतना वोलेटाइल हो जाए तो लोगों को थोड़ी दिक्कत तो आती है, नुकसान तो होता है। देखिए वॉलेटिलिटी एक अलग चीज़ हो जाती है और ये स्पाइक्स अलग हो जाता है। अगर ये हमने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में है तो स्पाइक हुआ, उसके बाद मार्केट एक काम डाउन हो चुका है ऑलरेडी। बट हाँ, अगर कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहे कि अगर कुछ गलत ट्रेड हो रहा है तो डेट शुड बी ट्रैक इजीली, क्योंकि होने में डेफिनेटली आज जो भी आदमी ट्रेड कर रहा है स्टॉप लॉस लगा के काम करेगा। और जब 8-10 रुपये का स्पाइक है तो कहीं पे भी वो टिकने वाला नहीं है, तो इस पर जरूर एक देखना चाहिए। बट आई थिंक एक्सचेंज भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप्स देख ही रहा होगा इसमें, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड रहता है तो उसमें ये गुंजाइश रहती है कभी कभी। ठीक। अगला सवाल है तुषार का लखनऊ से। पूछिए तुषार। जी नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। जी सर, सिल्वर है, मेरी बाई है 37,800 में। किस भाव पर बाई किया है आपने? जी 37,800। 37,800। जी अभी तो भाव नीचे है, 37,500 के नीचे। अजय जी क्या करें? बिल्कुल, मुझे लगता है इनको थोड़ा वेट करना चाहिए। शाम को जो यूएस साइड से जॉब डेटा है वो कहीं ना कहीं बेस में बुलियन को सपोर्ट करेगा। अपसाइड में मुझे लगता है 37,850 तक का इनको टारगेट मिल जाना चाहिए, वहाँ पे इनको पोजीशंस एक बार वाइप आउट करना चाहिए। ठीक। अगला सवाल है संदीप का भोपाल से। पूछिए संदीप। सर मैंने गोल्ड सेल करके रखा है 32,050 पे। गोल्ड आपने सेल किया है? जी 32,050 पे। ओके, तो उसके नीचे का टारगेट कहाँ तक है? क्या रहेगा नीचे का टारगेट? देखिए एज ऑफ नाउ हमने पिछले 2-3 सेशन में देखा जब से 32,000 का लेवल तोड़ा है प्राइजेस ने, 32 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो मेरी सलाह रहेगी बेटर है कि अगर ये 32-20 तक भी इनको मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि इवनिंग में जो जॉब डेटा है वो कहीं ना कहीं बुलियन को सपोर्ट करेगा। और पहले भी हमने देखा कि 32 के ऊपर अगर प्राइजेस होल्ड रहता है तो इसका जो रेंज बन जाता है वो 32,000 से 32,300 का बन जाता है। तो आई थिंक इनको 32-20 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये राय आपके लिए है गोल्ड में कि आपको गोल्ड में करना क्या है। ठीक है, 32,050 का लेवल इस वक्त गोल्ड में अभी दिख रहा है, करीब करीब 0.25% की कमजोरी। लेकिन मानसून को लेकर अजय जी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मतलब स्काईमेट बिल्कुल कह रहा है कि सामान्य से कम, मौसम विभाग की तरफ से जो भी खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छा मानसून होगा, एल नीनो का कोई खतरा नहीं है। एग्री मार्केट बड़ा कंफ्यूज है, करें तो करें क्या? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बिल्कुल कन्फ्यूजन तो हमने स्टार्टिंग से ही देखा था। जब फर्स्ट ऑफ ऑल फेब में जब स्काईमेट आया, एल नीनो के लिए 50% चांस बताया, उसके बाद आईएमडी का अपडेट आया कि मानसून काफ़ी सामान्य से अच्छा रहेगा। इनफैक्ट फिर स्काईमेट फिर से आया कि चांसेस है कि एल नीनो के, तो काफ़ी असमंजस भरा है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच का ही है। बट ओवरऑल मुझे लगता है जिस ढंग से इंटरनेशनल में भी कुछ न्यूज़ अपडेट्स है कि इस बार एल नीनो का इम्पैक्ट साउथ ईस्ट एशिया पे रह सकता है। अब इम्पॉर्टेंट है इंडिया में उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, और खास करके इम्पॉर्टेंट हमको देखना चाहिए कि जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर उसका इम्पैक्ट इंडिया में इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आई थिंक आज जो आईएमडी के अपडेट है उसके बाद एग्री में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, और ऑलरेडी हमने जो एक महीने भर से तेजी देखी थी उसको भी एक विराम लगाया। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए, खास करके मानसून को देखकर। ठीक है, ओके, तो ये राय आपके लिए मानसून पर। लेकिन बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे डायमंड और स्टील, इन दो काउंटर के ऊपर क्या व्यू है आपका? अगर डायमंड की बात करें तो जिस ढंग से हमने यूएस में रिटेल सेल्स के और बाकी डेटा खराब आते हुए देखे और रुपए में मजबूती देखी है, तो डायमंड में मुझे लगता है मार्केट एक साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 3430 से 3420 तक के भी लेवल देखने मिल जाएंगे। वहीं अगर स्टील की बात करें तो बेस मेटल में हमने कंसोलिडेशन देखा है, स्टील में भी हमने देखा कि 34,000 का जो लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन करके चल रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ऊपर में 32,200 तक का लेवल दिखा सकता है स्टील में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अभी अभी कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।